प्लास्टरिंग बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का पार्ट है, बिल्डिंग मटेरियल का पार्ट नहीं है। दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ बिल्डिंग मटेरियल, दैट इज अ पार्ट ऑफ बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। Sir, as this is my first lecture, can you please share the previous lectures? How I can share? राजन कह रहे हैं फाइन। अच्छा, हाउ यू आर डूइंग? सर मस्त है हाल, चलो बहुत अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है। अगर मस्त हाल है तो खुशी हुई जान के ये चीज। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नया चैप्टर। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नया चैप्टर जिसका नाम है ब्रिक्स, ईंटें। दैट इज नोन एज व्हाट? ब्रिक्स और ईंटें। ब्रिक्स, ठीक है। और एक चीज का ध्यान रखिएगा, कभी भी 100% सिलेबस कभी भी कवर नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि सिलेबस कितना 100%, ठीक है। यू नेवर नो व्हाट इज द 100% सिलेबस, क्योंकि कुछ भी पूछ देंगे आपसे, कुछ भी रैंडम पूछ देंगे। अब हमने कल 10 टाइप की कंक्रीट पढ़ी है, वो कुछ अलग नए 11वें टाइप की कंक्रीट पढ़ देंगे, फिर वो अपने नेक्स्ट ईयर का सिलेबस बन जाता है कि भाई पिछले साल इस कंक्रीट के बारे में पूछा था तो अब इसके बारे में भी पढ़ाना है। तो इसी तरह से सिलेबस ग्रो करता है, ठीक है, क्योंकि उन्होंने सिर्फ एक चीज लिखी है, कंक्रीट टेक्नोलॉजी। अब कंक्रीट टेक्नोलॉजी में एमटेक होती है, तो आप समझ लो कि कितना लंबा चौड़ा चीज है। सर मैंने कल 200 कंक्रीट के क्वेश्चन लिए एंड हाफ पेंडिंग है, 10 क्वेश्चन रॉन्ग हुए, मतलब कि 100 में से 10 क्वेश्चन रॉन्ग हुए, मतलब कि 90 क्वेश्चन हो रहे हैं, बहुत ही अच्छी बात है। और जो 10 क्वेश्चन जो रॉन्ग हुए उनको भी अगर आप थोड़ा सा वापस रिकलेक्ट करोगे तो 10 में से 5 और हो जाएंगे। देखो 85 से 90% एक्यूरेसी आपकी क्लास नोट से आ जाएगी, 5 से 6% एक्यूरेसी आपको खुद को मेहनत करनी पड़ेगी। खुद भी तो कुछ करोगे ना, सारा चीज थोड़ी ना दे सकते, हमको भी तो पता होना चाहिए ना सारा चीज, मतलब देयर इज नो लिमिट। अब बिल्डिंग मटेरियल्स बोल दिया आपको, बिल्डिंग मटेरियल्स बोल दिया। अभी देखो ये स्टूडियो में है ना मखमल की दीवारें लगी हुई है, ये जो मखमल है वो भी बिल्डिंग मटेरियल है। अभी क्या करेंगे इसका? समझा? टाइल है वो भी बिल्डिंग मटेरियल है, उन्होंने तो लिख दिया ना बिल्डिंग मटेरियल। अब कितने सारे बिल्डिंग मटेरियल किन किन के बारे में पढ़ेंगे, इसलिए हमेशा सिलेबस कराया जाता है जो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंट चीजें होती है, ठीक है। फिर अगर कोई दूसरी चीज बहुत एक्सेस में आ जाए, जैसे मान लो इस साल आपको टाइल के क्वेश्चन 5 आ गए, वो आपके लिए भी अनफॉर्चुनेट है, इनफैक्ट पूरी दुनिया के लिए, जो एसएससी का एग्जाम दे रहे हैं सबके लिए अनफॉर्चुनेट है। तो वो केवल आपके नहीं, सबके गलत होंगे, क्योंकि सब लोग तो एंड ऑफ द डे एक ही जगह से पढ़ रहे हैं ना। आई बात समझ में आपको? तो अगले साल फिर वो टाइल ऐड हो जाएगा सिलेबस में कि भाई वो अपने को करना ही करना है। अब यही तो प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए हमेशा हाउ मेनी डेज आफ्टर श्रिंकेज टेक्स प्लेस मैक्सिमम, क्या लिखा है? हाउ मेनी डेज आफ्टर श्रिंकेज टेक्स प्लेस मैक्सिमम, क्या लिखा है? कितने दिन बाद श्रिंकेज टेक्स प्लेस मैक्सिमम, ये क्या लिखा है आपने? समझ में नहीं आया मेरे को। सर 5:30 तक क्लास कर, जल्दी कर दो सर। तो आपको लगता है मैं अपनी मर्जी से 3 बजे तक ले रहा हूँ? 8 से 11, 11:30 से आपका ये 2:30 तक का टाइम है, 3 से 5:30 और 6 से 10, ये 4 बैच चल रहे हैं अभी। बताओ कहाँ करूँ आपका टाइम? ये आपका बैच है, ये आपका बैच है, बाकी 3 अलग अलग बैच चल रहे हैं। आप बताओ मैं खाना कब खाऊं, पहले तो ये बताओ। When to take lunch? Half an hour break, half an hour break, half an hour break. From 8 to 10, 1.5 hour break, 30 मिनट्स का ब्रेक है। लंच कब करें, नाश्ता कब करें, चाय कब पिए? अभी 11 बजे क्लास छोड़ा हूँ, ऊपर जाके देख लो बाल भी गीला है अभी, बस मुंह धो के आया हूँ मैं। मुंह धोया है, थोड़ा सा चाय पिया, बस आपका क्लास शुरू हो गया। उसके बाद आपसे फ्री होंगे, उतनी स्पीड से खाना खाएंगे जितनी स्पीड से खा भी नहीं सकते। 3 बजे दूसरी क्लास है। ये लोग बोल रहे हैं सर आप 3 बजे क्यों लेते हैं?
क्योंकि इनकी क्लास जो है सुबह 11 बजे कई या 12 बजे के आसपास खत्म हो जाती है, तो ये बोलते 3 बजे क्यों लेते हो, आप 2 बजे क्यों नहीं लेते, आप बोल रहे हो सर 5:30 तक ले लो। ऐसा नहीं होता है ना, वो जितनी अवेलेबिलिटी होती है उस हिसाब से होता है। जिस दिन ये 3 से 5:30 की क्लास खत्म हो जाएगी तो आपकी क्लास अपने आप इंक्रीज हो जाएगी, तो वो आपका पार्ट ऑफ कंसर्न ही नहीं है। कभी भी ये मत सोचना कि टीचर अपने हिसाब से कम कर रहा है। कम कब कर, जैसे मैंने कल कम कर दिया, आपका 12 बजे लिया क्योंकि मैं आने में लेट हो गया, मैं कहीं फंस गया था, अब मैं पहुंच गया 11:40 ही। कल का बिल्कुल फैक्ट है, मैंने 11:30 बजे क्योंकि मैं पहुंच नहीं पाया ट्रैफिक की वजह से, तो मैंने उनको बोला मैंने 15-20 मिनट आगे डाल देना, तो उन्होंने सेफ्टी फैक्ट्री के हिसाब से 12 बजे डाल दिया। अब मैं यहाँ पे 11:42 पे पहुंच गया, अब 11:42 से 12 बजे तक फालतू बैठा रहा, तो ऐसा कई बार हो जाता है। ठीक है, तो आप उसका टेंशन, मतलब आपका सिलेबस टाइम पे पूरा हो जाएगा और आप बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ लोगे। आपको तो ये सोचना चाहिए कि जितना टाइम आपको मिल रहा है, मतलब अगर आपकी क्लास कम हो रही है तो ये आपके लिए फायदेमंद है, आपकी क्लास ज्यादा हो रही है तो भी फायदेमंद है। ज्यादा हो रही है तो बाद में टाइम मिलेगा, अभी कम हो रही है तो आपको अभी बहुत ज्यादा टाइम मिल रहा है, आपको आपके टाइम का यूटिलाइजेशन करना है। ठीक है, ब्रिक्स स्टार्ट करते हैं। ब्रिक्स, ब्रिक्स का जो रॉ इंग्रेडिएंट है वो कौन है, क्ले। ब्रिक्स का जो रॉ इंग्रेडिएंट है, जो बिल्कुल ही रॉ, मतलब जिससे मेन ब्रिक्स बनती है वो कौन है, क्ले है। ठीक है, रॉ इंग्रेडिएंट कौन है ब्रिक का, क्ले है। अब इस क्ले में हम मिलाते हैं पानी, द क्ले एडेड विद वाटर टू प्रिपेयर प्लास्टिक विस्कस मास, टू प्रिपेयर प्लास्टिक विस्कस मास। ठीक है, क्ले में पानी मिलाने से प्लास्टिक विस्कस मास बन जाता है। ठीक है, अब ये जो प्लास्टिक विस्कस मास है, इसका अपने को मोल्ड बनाना होता है, मोल्डिंग करनी होती है। मोल्ड बनाने के बाद इसकी ड्राइंग करनी होती है, इसको सुखाना होता है, और सुखाने के बाद इसको जला देना होता है, मतलब कि भट्टी के अंदर जाके आपको इसको जला देना, बर्निंग कर देनी है, बर्निंग कर देनी है। आपका बन गया क्या यहाँ से, ब्रिक, यू विल गेट द ब्रिक। जो बर्निंग है वो 800 डिग्री सेल्सियस से 1300 डिग्री सेल्सियस तक होती है। अब क्योंकि ये क्ले जो है इतने डिग्री पे आगे चल के बर्न होने वाली है, इसीलिए इसको कैल्सिनेटेड क्ले बोल देते हैं, क्योंकि ये कैल्सिनेशन हो जा रहा है इस क्ले का। जनरली एक जनरल डेटा है कि 3 मीटर क्यूब अगर क्ले ली जाए और 600 लीटर पानी लिया जाए, ये मटेरियल काफी होता है 1000 ब्रिक्स बनाने के लिए। ये मटेरियल काफी होता है 1000 ब्रिक्स बनाने के लिए। ऐसा हमेशा जरूरी नहीं है, ऐसा बस कहते हैं कि इतना इतना जरूरी है, लेकिन हमें आइडिया क्या रखना है, बट व्हाट आइडिया यू शुड टेक, हमें आइडिया ये रखना है कि भले इससे 1000 ब्रिक बने ना बने, हमें जो प्लास्टिक विस्कस मास बनाना है वो ऐसा बने कि जिसका आईपी का वैल्यू 10 से 15 के बीच में आ जाए। आईपी मतलब प्लास्टिक इंडेक्स, आईपी मतलब प्लास्टिक इंडेक्स, ये 10 से 15 के बीच में आ जाना चाहिए, ये बस आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और वैसे भी अब जल्दी सिलेबस, ज्यादा सिलेबस बचा नहीं है, ये ब्रेक हो जाएगा आज और थोड़ा सा कल में, फिर कल और अगले परसों में टिम्बर हो जाएगा, 3 क्लासों में आपका सिलेबस पूरा हो जाएगा। टिम्बर के बाद एक पेंट बचेगा, वो मैं देख लूंगा, और स्टोन में आपको रिकॉर्डेड दे दूंगा, वो मेरा पहले से रिकॉर्डेड है, कोई दिक्कत ही नहीं उसका। सर रिवीजन करने का टाइम मिल जाता है, आप अपने अनुसार क्लास ले लो, जो इस बैच में फ्री का एडवाइस बहुत मिलेगा आपको सर। हाँ सही बात है, सही बात है। चलो, तो हमें 3 मीटर क्यूब में 600 लीटर पानी मिलाओ चाहे मत मिलाओ, उससे कोई मतलब नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं है। आईपी जो है ना वो आपका 10 से 15 आना चाहिए। अब वो आईपी 10 से 15 इस रेंज में आ जाता है, इसलिए इसको ऐसा बोलते हैं। अगर क्ले और वाटर के अलावा, क्ले और वाटर के अलावा अगर आपको कुछ मिलाना है, क्ले और वाटर के अलावा भी हम कुछ पोजोलोनिक मटेरियल, या सैंड, इस तरह की चीजें मिला सकते हैं टू एनएस, या कलर पिगमेंट मिला सकते हैं टू एनएस द प्रॉपर्टी। तो कुल मिला के बात ये हुई कि मेन चीज जो है वो क्ले ही है, मेन चीज जो है वो क्ले ही है। मेन चीज जो है वो क्ले ही है, सब कुछ उसी से होना है, बाकी सब तो एक्स्ट्रा है बस। क्लियर है?
ठीक है, अब ये कोई फिक्स डेटा नहीं है, ध्यान रखिएगा। ये मत बोले सर किसी बुक में तो लिखा था 1000 ब्रिक को बनाने के लिए 700 लीटर पानी चाहिए 5 मीटर क्यूब के साथ। मैंने क्या बोला, ये है मेन चीज, आपको क्ले और पानी मिला के ये चीज अचीव करनी है। अब वो जनरली इससे अचीव हो जाती है, इसलिए बोला। बाकी तो क्ले की प्रॉपर्टी पे डिपेंड करेगा कि क्ले में कितना वॉइड्स है, क्या है। आगे बढ़े, क्लियर एंड नोटेड, ओके चलो, थैंक यू मोहित। अब बात करते हैं कि इस क्ले के इंग्रेडिएंट अपने को क्या क्या नुकसान पहुंचा सकते हैं और क्या क्या होते हैं। बहुत ध्यान से सुन लेना, टिपिकल चीजें हैं ये। सबसे पहला है सिलिका। सिलिका है 50 to 60%। अब सिलिका का जो काम है, जो सीमेंट में काम था वही काम यहाँ पे। सिलिका का सीमेंट में काम क्या था, ध्यान से सुनना। सिलिका का सीमेंट में काम क्या था, सिलिका का सीमेंट में काम था, सिलिका का सीमेंट में काम था। आई एम जॉइन टुडे, सो प्रीवियस क्लास, रिकॉर्डेड क्लास कैन यू गिव, ये तो आपको मिल जाएगा ना, रिकॉर्डेड क्लास तो होती ही है उसमें, रिकॉर्डेड क्लास इज ऑलरेडी देयर। एंड किसी ने, कौन था, दिव्या, एक बार चेक कर लो, यही नाम था ना शायद, इन पीडीएफ फॉर्म। सर इट्स माय फर्स्ट लेक्चर। आप लोगों ने क्या आजकल में ही ज्वाइन किया है क्या? तो आप लोग रिकॉर्डेड लेक्चर देखिए। दिव्या, यू शुड नॉट फॉलो द पीडीएफ नोट्स, क्योंकि वो नोट्स देख के कुछ नहीं मिलेगा। हम तो देखो ऐसे पढ़ा है, इस तरह से पढ़ाता हूं मैं तो अगर आप ये चीज देखोगे तो आपको कभी भी समझ में नहीं आएगी कि क्या लिखा है, किस तरह का चार्ट है, क्या बोलना चाह रहे हैं, ये आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो आप यही लेक्चर पढ़ोगे और उसके साथ में इस चीज को देखोगे तो इट विल बी मच बेटर। तो बेटर टू फर्स्ट ऑफ ऑल चेक विद द रिकॉर्डेड लेक्चर, देन मेक योर ओन नोट्स, दैट विल हेल्प यू। ठीक है, दैट विल हेल्प यू मोर। अब देखो सिलिका का काम क्या है, एंड मोर ओवर जो भी बच्चे अब पढ़ रहे हैं सबको ये पता है कि जो चीज हमने पहले दिन पढ़ी थी सीमेंट में वो अभी तक काम आ रही है। देखो सिलिका का मैं पूछ रहा हूं आपसे, तो अगर अभी आप केवल और केवल ये सोच के पढ़ेंगे, दिव्या और जो अभी नए ज्वाइन किए, इनका नाम क्या है, इनका नाम क्या है, श्रीकांता, तो आप दोनों अगर इफ यू विल थिंक इन दैट वे कि आज से ही समझ में आ जाएगा, तो थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि हम बिल्कुल मिड में चल रहे हैं। मिड में क्या, अप्रोक्सीमेटली एंड में आ गए, तो वी हैव ऑलरेडी मेड ऑल द थिंग्स इन द लिंक्ड फॉर्म। सो यू शुड गो विद द लेक्चर्स फर्स्ट, दैट विल मच बेटर फॉर यू। ठीक है, दैट व्हाट यू कैन डू, यू कैन रन द लेक्चर इन 1.5x स्पीड और मे बी 2x स्पीड, बट इफ यू आस्क टू द स्टूडेंट तो वो बोलेंगे कि ये तो सर तो पहले से फास्ट है, तो इनको 2x कर दोगे तो समझ ही नहीं आएगा। ठीक है, तो वो आप अपनी मर्जी से देख सकते हैं। तो थोड़ा सा भी आपके पास टाइम है तो थोड़ा प्रीवियस लेक्चर आप जो है उसको वहीं से रिकवर करिएगा तो ज्यादा अच्छा है। पीडीएफ नोट से सिर्फ लिखा मिलेगा, समझ में कुछ आएगा नहीं, याद कुछ होगी नहीं चीजें। चलो, सिलिका जो है, सिलिका का काम क्या होता है, स्ट्रेंथ इंपार्ट करना। ब्रिक में स्ट्रेंथ का मतलब होता है शेप को मेंटेन करना, क्योंकि अगर ब्रिक कहीं से कॉर्नर से टूट गई, अगर उसका शेप जैसा आपको चाहिए वैसा नहीं है, इसका मतलब गड़बड़ है, इसका मतलब वो काम की ब्रिक नहीं है, इट विल नॉट वर्क फॉर यू, इट विल नॉट वर्क फॉर यू। ठीक है, समझ में आया? इसका मतलब सिलिका का काम क्या, स्ट्रेंथ इंपार्ट करना, और स्ट्रेंथ इंपार्ट करने का मतलब ही क्या होता है, द मीनिंग ऑफ स्ट्रेंथ इंपार्ट मीन टू मेंटेन द शेप। इट मीन सिलिका हियर इज वर्किंग फॉर मेंटेनेंस ऑफ द शेप, मेंटेन द शेप, या कह दो रेजिस्टेंस अगेंस्ट, इसी चीज को ऐसा बोल सकते हैं, रेजिस्टेंस अगेंस्ट श्रिंकेज एंड वार्पेज। ना तो उसको श्रिंक होने देगा ना वार्प होने देगा, श्रिंकेज एंड वार्पेज, या ऐसा कह दो इंपार्ट स्ट्रेंथ। चलो ठीक है, ये स्ट्रेंथ इंपार्ट करता है, बात एक ही है, तीनों बात एक ही है, बस बोलने का तरीका अलग अलग है। ठीक है, तीनों का बोलने का तरीका अलग अलग है। अब अगर ये सिलिका यहाँ पे एक्सिस में होता है, सिलिका अगर एक्सिस में होता है तो हमें पता है सिलिका एक्सिस मतलब क्ले एक्सिस, क्ले एक्सिस मतलब प्लास्टिसिटी ज्यादा, तो प्लास्टिक को लूज करने में टाइम ज्यादा लगता है, इसीलिए ये सीमेंट में सेटिंग टाइम को बढ़ाता है। अब यहाँ पे तो कोई बॉक्स कंपाउंड है नहीं, हियर इज नथिंग लाइक बॉक्स कंपाउंड कि बॉक्स कंपाउंड बनेंगे और वो आपको टाइम लेट करवाएंगे, ऐसा तो कुछ यहाँ पे है नहीं। बट हाँ, कॉन्सेप्ट वही है। कॉन्सेप्ट क्या है कि सिलिका इज इन एक्सिस, अगर सिलिका एक्सिस में है इसका मतलब क्ले एक्सिस में, क्ले एक्सिस में मतलब कि प्लास्टिसिटी एक्सिस में, प्लास्टिसिटी एक्सिस में मतलब कि सॉफ्टनेस, लचीलापन ज्यादा है। इफ सॉफ्टनेस इज मोर, इट मींस टू मेक और टू लूज दैट सॉफ्टनेस यू विल गेट मोर टाइम। अब ये आपका सॉफ्ट जो मोल्ड है, ये सॉफ्ट जो मोल्ड है आपका, ये टाइट कब हो रहा है, ये स्टिफ कब हो रहा है, बर्निंग के दौरान।
आपकी ब्रिक का जो मोल्ड था, मोल्ड मतलब क्या, आपने आटा लगाने के लिए जो लोया बनाया वो मोल्ड हो गया, वो टाइट कब होगा, वो रोटी में कब कन्वर्ट होगा, जब वो आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बर्निंग में कन्वर्ट हो जाएगा, बर्निंग में जाएगा। तो इसका मतलब सिलिका एक्सिस, सॉरी इसका मतलब ये कहां पहुंच गया हम, इसका मतलब if silica is in excess, if silica is in excess, it means clay is in excess. Clay is in excess means plasticity is in excess. Plasticity excess means softness excess. Softness excess means to lose that softness we require more burning. हमको जलाना ज्यादा पड़ेगा, and if you do or if you spend more time in burning, you may get overburned. और अगर ज्यादा जल गया तो बिस्किट बन जाना है। रोटी जलते ही क्रंची हो जाती है, बिस्किट बन जाती है। समझ में आ गया? इसका मतलब सिर्फ एक लाइन लिखनी है, इट इम्पार्ट ब्रिटलनेस, बिस्किट बन गया मतलब क्या, ब्रिटलनेस, इट इम्पार्ट ब्रिटलनेस और मेक द ब्रिक वीक, मेक द ब्रिक वीक ड्यूरिंग बर्निंग। ये बर्निंग के दौरान आपकी ब्रिक को बर्बाद करने के पीछे तुला हुआ है कौन, एक्सिस ऑफ सिलिका, एक्सिस ऑफ सिलिका। दूसरा आइटम आता है एल्यूमिना, दूसरा आइटम आता है एल्यूमिना जो कि 20 से 30% के आसपास है। अब एल्यूमिना जो सीमेंट में है वो क्या करता है, फ्लैश सेट की प्रॉपर्टी प्रोवाइड करता है। एल्यूमिना जो सीमेंट में है वो फ्लैश सेट की प्रॉपर्टी प्रोवाइड करता है, लेकिन यहां तो कोई सेटिंग करनी नहीं है, यहां तो सेटिंग कुछ होनी नहीं है, बिकॉज दिस इज नथिंग लाइक बॉक्स कंपाउंड, सीमेंट तो है नहीं। तो यहां पे एल्यूमिना क्ले की तरफ से मोल्डिबिलिटी प्रोवाइड करेगा, प्रोवाइड मोल्डिबिलिटी, मोल्डिबिलिटी, मोल्डिबिलिटी। मोल्डिबिलिटी का मतलब यह है कि आपका जो सीमेंट है, सॉरी ये जो क्ले है वो मोल्ड बन पाएगा, उसमें प्लास्टिसिटी आएगी बिकॉज ऑफ दिस, लेकिन अपनी जात का असर नहीं छोड़ेगा, ये अपनी जात का असर नहीं छोड़ेगा। जैसे ही एक्सिस में हो गया, जैसे ही एक्सिस में हो गया तो इसका काम क्या है, इसका काम है जल्दी सेट करवा देना। जैसे ही एक्सिस में हो गया ये हाथों हाथ पानी को अब्सॉर्ब कर जाएगा। आप जलाना तो बहुत दूर की बात है, आप पानी कब मिलाते हो, व्हेन यू विल ऐड द वाटर इन द बिगिनिंग ओनली, इन द बिगिनिंग ओनली यू विल ऐड द वाटर। आप मोल्ड बना रहे होगे ना उसी समय, या जब आप ड्राई कर रहे होंगे ना उसी समय तक क्या कर जाएगा, श्रिंक आ जाएगा, श्रिंकेज आ जाएगी। क्यों श्रिंकेज आ जाएगी, क्योंकि इस एल्यूमिना ने पानी को एब्जॉर्ब कर लिया। मैंने बोला ना जात का असर नहीं छोड़ेगा, ठीक है। आप जैसा सोचते हो वॉट एवर द फ्लोइंग इन द ब्लड यू विल डू दैट एनी हाउ, वो आपसे होगा ही होगा। आप कुछ भी कर लो, मेरे पापा के कुछ तो लक्षण मेरे में आएंगे ही आएंगे, चाहे मेरी बोली में हो, चाहे हाथ हिलाने के, चाहे कुछ भी करने में एक लहजा, एक लटक जो है उनकी आती ही आती है। आपकी मम्मी की एक हल्की सी झलक आपकी बॉडी में आएगी ही आएगी। खून का असर है ना, वो आप छोड़ ही नहीं सकते। तो आपने अपने हिसाब से कुछ और चूज कर लिया, लेकिन जैसे ही एल्यूमिना एक्सिस में हुआ इसके खून का असर निकल के बाहर आ जाएगा। इट विल स्टार्ट एब्जॉर्बिंग वाटर, स्टार्ट एब्जॉर्बिंग वाटर एंड इम्पार्ट श्रिंकेज, and impart shrinkage or make the brick weak, or make brick weak during drying only, during drying only। मतलब अभी तक तो बर्निंग तक पहुंचे ही नहीं, ड्राइंग में श्रिंकेज कर दिया, ड्राइंग में श्रिंकेज कर दिया। एज इट एब्जॉर्ब वाटर, एज इट एब्जॉर्ब वाटर, क्योंकि ये पानी सक कर जाता है, एज इट एब्जॉर्ब वाटर। तीसरा जो आइटम है, तीसरा जो आइटम है वो है लाइम, 5 से 10%। अब ध्यान से सुनना, लाइम, लाइम का काम क्या है, वो स्ट्रेंथ इंपार्ट करना। लाइम का काम क्या है, स्ट्रेंथ इंपार्ट करना। तो सेम चीज यहां पे लिख दो, ये स्ट्रेंथ इंपार्ट करना। स्ट्रेंथ इंपार्ट करने को यहां पे अलग तरीके से ऐसा बोलते हैं, लेकिन आपको नहीं लगता लाइम की यहां पे आपने धर बेइज्जती की है, आपने भयंकर इंसल्ट की है लाइम की। लाइम भाई साहब जो सीमेंट में 70% हुआ करता था, लाइम सपोज्ड टू बी देयर इन सीमेंट अप टू 70%, नाउ इट इज ओनली अप टू 10%। रीजन मीन व्हाट, क्योंकि जैसे ही एक्सिस में हुआ आपको बर्बाद कर देगा। कैसे बर्बाद कर देगा, आइए समझिए। आपने मान लो, अच्छा एक और जोड़ लो यहाँ पे, पीएम कॉमा सैंड सीमेंट कलर पिगमेंट कॉमा लाइम, कॉमा लाइम। अब जैसे आपने लाइम ऐड किया, आप तो क्या ऐड करते हो, आप तो क्या ऐड करते हो, CaCO3 ऐड करते हो। यहां उसका क्या हो जा रहा है, कैल्सिनेशन हो जा रहा है। इसका मतलब जो ब्रिक है उसमें आपको क्या मिल रहा है, CaO मिल रहा है। बनी बनाई ब्रिक में the brick which is already built, in that what you are finding, in that what you are finding, in that what you are finding, you are finding what, CaO। आपको उसमें क्या मिल रही है, CaO मिल रही है। आपको उसमें क्या मिल रही है, CaO मिल रही है। अब क्योंकि आपको उसमें
CO मिल रही है, इसका मतलब अब जैसे ये CA हुआ क्या, आपने तो डाला था CaCO3, वो गर्म करते समय हो गई क्या, कैल्सिनेटेड, कैल्सिनेशन हो गया उसका, और जैसे ही कैल्सिनेशन हुआ किस में कन्वर्ट हो गया, CO में कन्वर्ट हो गया। अब लगी लगाई ब्रिक में, जो दीवार में लगी लगाई ब्रिक है उसमें CO है, अब वो CO बारिश के पानी से रिएक्ट कर रहा है, मॉइस्चर से रिएक्ट कर रहा है, ये CO रिएक्ट कर रहा है किससे, पानी से, और बना दे रहा है क्या, COH वोल्ट वाइज। अरे सर मत बताओ, यही तो स्लैकिंग होती है, प्लीज डू नॉट टेल अस दिस इज ओनली स्लैकिंग। वॉल्यूम क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, वॉल्यूम इंक्रीज करने से क्रैक आ जाएंगे, लगी लगाई ब्रिक जो कि दीवार में लग चुकी है उसमें भाई साहब क्रैक आ गए, ये क्या इंपार्ट कर देगा, अनसाउंडनेस, 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 इसी को बोलते हैं चेक्स, इट इज ओनली नोन एज चेक्स इन द ब्रिक। तो इसका मतलब लाइम तो किसी काम का नहीं है ब्रिक में, लाइम किसी काम का नहीं है ब्रिक में। अगला है आयरन ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड और फिर आता है क्या, मैग्नीशियम ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड का काम है टू इंपार्ट कलर, हार्डनेस एंड स्ट्रेंथ, 5 से 6%, और मैग्नीशियम ऑक्साइड शुड नॉट बी मोर देन 1%। इसका भी काम क्या है, इंपार्ट, वही से जब जो वहां पे सीमेंट में था, इंपार्ट येलो टिंज, हार्डनेस एंड कलर। एंड स्ट्रेंथ। अब सेम वही, ये स्ट्रेंथ डायरेक्टली नहीं इंपार्ट करता, ये लोगों को फ्यूजन कराने में मदद करता है। कलर कौन सा देता है, इस बार कलर कौन सा आएगा, इस बार कलर कौन सा आएगा, रेडिश ब्राउन, इस बार कलर कौन सा आ जाएगा, रेडिश ब्राउन। सर ये रेडिश ब्राउन कलर अभी तो आ रहा है, ये रेडिश ब्राउन कलर अभी तो आ रहा है, ये सीमेंट में तो नहीं आया, जबकि आयरन ऑक्साइड तो वही था, तो सीमेंट में क्यों नहीं आया, क्योंकि सीमेंट में इसके सामने 70% लाइम था, 70% लाइम की व्हाइटनेस इसके रेडनेस को गायब कर दे रही थी, यहां पे सामने कुछ है ही नहीं। क्लियर है सबको? क्लियर है? चलो, नाउ वी विल सी हार्मफुल इंग्रेडिएंट, हार्मफुल इंग्रेडिएंट ऑफ ब्रिक। ब्रिक के कौन कौन से इंग्रेडिएंट उसको नुकसान पहुंचाते हैं? सबसे पहला तो अभी अभी आपने लिखा लाइम, तो कैसे नुकसान पहुंचाता है अभी आपने देख लिया। दूसरा है एल्किली, एल्किली कैसे नुकसान पहुंचाएगा, आपको मिलेगा क्या,
एफ्लोरोसेंस, बहुत ही भयंकर एफ्लोरोसेंस मिल जाएगा किसके ऊपर, वहां पे क्या बोलते हैं उसको, सरफेस के ऊपर। तीसरा क्या, तीसरा क्या, तीसरा क्या है, तीसरा है स्टोन एंड पेबल्स, कंकड़ एंड पत्थर। स्टोन एंड पेबल्स आर आल्सो व्हाट, हार्मफुल इंग्रेडिएंट। क्यों, अब सोचो ना, ब्रिक बननी चाहिए क्ले की, ये बीच में कंकड़ पत्थर क्या कर रहा है, दाल खानी है, दाल के बीच में कंकड़ आएगा, अच्छा लगेगा क्या? होमोजेनिटी को ब्रेक करता है, ग्रेन टू ग्रेन ट्रांसफर को ब्रेक करता है। इट इज नॉट द पार्ट ऑफ, इट इज नॉट द पार्ट ऑफ ब्रिक, सो इट इज गोइंग टू ब्रेक द ग्रेन टू ग्रेन ट्रांसफर। दूसरा 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 ऑर्गेनिक मैटर, ऑर्गेनिक मैटर, तो क्या नुकसान पहुंचाएगा ऑर्गेनिक मैटर, हमें अच्छे से पता है कि अगर वहां पे ऑर्गेनिक मैटर हुआ तो फाड़ के रख देगा ब्रिक को। क्यों फाड़ के रख देगा, बिकॉज ऑर्गेनिक मैटर क्या होंगे, डिकम्पोज होंगे, एनारोबिक डिकम्पोजिशन होगा, बिकॉज क्ले के साथ ऑर्गेनिक मैटर है और क्ले चुनवा दी गई है किसके अंदर, ब्रिक के अंदर। The organic matter present with the clay and clay has been installed in the brick and the brick has been installed in the wall. So now it is not getting oxygen directly. Because it is not getting oxygen directly, hence it will go for the anaerobic decomposition, and due to anaerobic decomposition cracks will occur because gases will be formed due to as per the biomass. Organic matter. उसके अलावा carbonious matter. Carbonious matter. If there is carbonious matter, it means contains carbon. So once you do the burning and carbon is there, it will do the black spot. It will do the black spot, and the defect will be known as what? Black ore. The defect will be known as what? Black ore. Black ore. This is the defect. Because जैसे आपने दिवाली के टाइम देखा होगा, during the Diwali season you might have seen something is known as सांप की गोली, वो काला काला जो आता है, उसको कहीं पे भी जलाओगे बड़ा सा काला दाग हो जाएगा, क्योंकि वो प्योर कार्बन है, उसको जलाओगे काला दाग हो जाएगा। तो यू माइट हैव फाउंड लॉट ऑफ ब्लैक स्पॉट्स ओवर द ब्रिक, ये तो आपने बहुत कॉमनली देखा ही होगा। छठा है सल्फर। अब आप सोचो, सल्फर का काम ही क्या है, अनसाउंडनेस देना। क्यों, क्योंकि सल्फर रिएक्ट करता है एक ऐसे कंपाउंड से जो कैल्शियम और एल्यूमिना से बना, सब पढ़ चुके हैं हम, सारी चीजें पढ़ चुके हैं, रिवीजन चल रहा है। Sulfur react with the chemical who is made by calcium and alumina. Here do you have calcium? Here do you have calcium? Yes, we have calcium. Do you have alumina? Yes, we have alumina. It means sulfur will react with both of them and will make calcium sulfoaluminate, whose volume is 227 more than the original volume. It means the surface will swell. अब वो स्वेल जो सरफेस आ जाएगी, मतलब ब्रिक के ऊपर ही आपको ऐसी फुली हुई सी सरफेस मिलेगी, सूजन आ जाएगी, तो स्वेल सरफेस, स्वॉलन सरफेस, तो उससे मिलती है आपको स्वॉलन सरफेस। स्वॉलन सरफेस को ही हम बोलते हैं क्या, ब्लोटिंग। That is only known as what? Bloating. अगला है आयरन पायरेट्स। आयरन पायरेट्स, अब नाम में ही समझ में आ रहा है, ये है सल्फाइड ऑफ आयरन। These are the sulfide of iron. अब अगर कोई चीज आयरन के सल्फाइड है, मतलब फिर से सल्फर आ गई पिक्चर में, तो जैसे ही आप जलाने के लिए जाओगे, जैसे ही आप इसको ब्रिक को डालोगे भट्टी के अंदर, क्लिन के अंदर, what will happen? The oxidation of this compound will happen. It means sulfur will become separate, iron will become separate, and once the sulfur will become separate, it will do the same thing. फूल जाएगा। इसका मतलब बनती हुई ब्रिक में, जो ब्रिक अंदर बन रही है, उसी के अंदर कुछ ना कुछ फूल रहा है और वो ब्रिक टूट जा रही है। It means you will find the splitting brick after the burning. Result in splitting of the brick. Splitting of brick during burning. During burning, क्योंकि सल्फर है, जलते समय फुला देगा इसको। ड्यूरिंग बर्निंग, ये सब के सब आपके वो हैं, क्या बोलेंगे इसको, हार्मफुल इंग्रेडिएंट है। Each and everything is coming from clay, इसलिए क्ले का साफ होना बहुत जरूरी है, क्ले का बढ़िया से मैन्युफैक्चरिंग होना बहुत जरूरी है।
देख लेते हैं। डिफेक्ट ऑफ ब्रिक, सबसे पहला डिफेक्ट तो यही था, क्या? चेक्स। किसकी वजह से आता है? ड्यू टू लाइम, ड्यू टू लाइम। दूसरा डिफेक्ट है एफ्लोरोसेंस, दूसरा डिफेक्ट है एफ्लोरोसेंस, किसकी वजह से आता है? ड्यू टू एल्किली। ऑल द थिंग्स वी हैव डन। तीसरा डिफेक्ट है ब्लोटिंग, किसकी वजह से आता है? ड्यू टू सल्फर, ड्यू टू सल्फर। चौथा है ब्लैक ओर, ब्लैक ओर किसकी वजह से आता है? ड्यू टू कार्बोनियस मैटर, ड्यू टू कार्बोनियस मैटर। नाउ वी विल सी इसके अलावा कौन कौन सा डिफेक्ट है। ये तो चीज हमने देख ही ली, इसके अलावा कौन कौन सा डिफेक्ट है। सबसे पहला डिफेक्ट इसके अलावा डिफेक्ट है ओवर बर्निंग, ओवरबर्न्ड ब्रिक्स। अब ओवरबर्न्ड ब्रिक हो जाएगी क्या? ब्रिटल, बिस्किट की तरह हो जाएगी, ब्रिटल हो जाएगी, ब्रिटल हो जाएगी नेचर में। और डार्क इन कलर, डार्क इन कलर। कैसा कलर? ब्लैक कलर। जल जाएगा ना, जलने के बाद तो ब्लैक हो जाएगा। इसको हम लोग ओवरबर्न ब्रिक्स को हम बोल सकते हैं आर्च ब्रिक, ऑल्सो नोन एज आर्च ब्रिक। छठा आता है अंडरबर्न, कि पका ही नहीं ढंग से। अगर ढंग से पका ही नहीं तो कैसा हो जाएगा? कैसा हो जाएगा? सॉफ्ट हो जाएगा, वीक हो जाएगा, लाइट इन कलर हो जाएगा। सॉफ्ट, वीक और लाइट इन कलर। जैसे कि आप इसको ऐसा समझ लीजिए कि रोटी जब आप पकाते हो, तो रोटी या तो पकेगी नहीं तो कैसा कलर आएगा, और ज्यादा पक जाएगी तो कैसा कलर आ जाएगा। या आप एनीथिंग विच यू ओवन, जब आप उसको ओवन में डालते हो तब उसकी क्या स्थिति होती है वो आप देख लो। जैसे हम बाटी बनाते हैं, आपने कभी दाल बाटी खाया हो तो बाटी जो बनती है, द बाटी इज समथिंग, और लिट्टी चोखा में लिट्टी जो बनता है, दैट हैज टू बी प्रिपेयर्ड इन द ओवन। अब वो अगर बीच में आपने निकाल लिया तो आधा अधूरा कलर आएगा, उस पे लाइट ब्राउन कलर आएगा, और जैसे ही आपने उसको जरूरत से ज्यादा पका दिया इट विल बिकम ब्लैक। तो सेम काइंड ऑफ थिंग इज हियर। इसको हम पेल ब्रिक्स भी बोलते हैं। दीज आर आल्सो नोन एज पेल ब्रिक्स। तो जो सबसे अच्छी पक जाए, जो वेल बर्न्ड ब्रिक्स होती हैं उनको हम बॉडी ब्रिक भी बोलते हैं। जो सबसे अच्छी पक जाए वेल बर्न्ड ब्रिक्स को हम बॉडी ब्रिक्स भी बोलते हैं। दीज आर आल्सो नोन एज बॉडी ब्रिक्स, दीज आर आल्सो नोन एज बॉडी ब्रिक्स। अब सुनना ध्यान से, सेवेंथ नंबर इज अंडरबर्न्ड ओवरबर्न्ड शफ्स। शफ्स एक डिफेक्ट है ब्रिक का जिसका नाम है शफ्स। अब ये शफ्स क्या है? कि जब ब्रिक बन रही होती है उस समय बारिश आ जाए और वो ब्रिक बिखर जाए, क्योंकि ब्रिक का तो मोल्ड गीला है। ब्रिक का द मोल्ड इज वेट। इवन आफ्टर द ड्राइंग यू आर यूजिंग दिस मोल्ड। सुखाने के बाद आप इस मोल्ड को यूज कर रहे हो, देख लीजिए, आप सुखाने के बाद इस मोल्ड को यूज कर रहे हो बर्निंग के लिए, बट फिर भी सुखाने के बाद कोई पूरा थोड़ी सूख जाएगा। भाई आपने दिवाली के टाइम पकवान बनाया, यू आर प्रिपेयरिंग द पकवान एट द टाइम ऑफ दिवाली, सो योर मदर विल से कि देखो मैंने सब कुछ मोल्ड बना के रख दिए हैं, यू गो एट द रूफ एंड जस्ट मेक देम ड्राई। आप इसको धूप में सुखा के आ जाओ। पापड़ बनते हैं, पकवान बनते हैं, सब बिल्कुल सेम प्रोसेस है। तो वो आप क्या बोलते हैं? आपके धूप में सुखा के आ जाओ। अब धूप में सुखाने का क्या मतलब है? जब धूप में सुखा के वापस लाओगे तो डायरेक्ट क्रंच थोड़ी आ जाएगा, उसमें मॉइस्चर बहुत ज्यादा रिड्यूस हो जाएगा ताकि आप उसको आराम से तल सको। तो बिल्कुल सूखा तो है नहीं, लेकिन अगर वो मोल्ड जब आप उसको जलाते हो और उसी समय बारिश आ जाए तो बिखर जाएगा। आप इसको ऐसा समझ लीजिए कि अगर मैं आपकी रोटी पक रही है तवे पे और उस समय उस पर पानी गिरा दूं तो बिखर जाएगी ना, वो उसी समय गिरा दो बिखर जाएगी ना, उसको बोलते हैं शफ्स। तो डिस्टॉर्टेड शेप ऑफ ब्रिक, distorted shape of bricks due to distorted shape of bricks due to application of rainwater, due to application of rainwater during manufacturing या during burning, during burning। अब आता है 8th नंबर। 8th नंबर आता है ब्लिस्टर एंड लैमिनेशन। ब्लिस्टर एंड लैमिनेशन। ब्लिस्टर हमने कल ही पढ़ा है और मैंने आपको बोला भी था कि ये हर जगह कॉमन है, ये हर जगह कॉमन है। क्या होता है ब्लिस्टर? हमने कल ही पढ़ा है। वो जो कंक्रीट में फफोले आ जाते थे, फफोले ड्यू टू एनी एक्सेस वाटर या एयर वॉइड की वजह से, if there is a फफोला, if there is a low rise bump, then what will happen? From there the erosion will start.
मैंने आपको बताया भी था कि इफ यू अप्लाई द वॉलपेपर ओवर हियर एंड इफ एनी एयर वर्ड लेफ्ट बिहाइंड इट, तो वहीं से अगर आपने पेन डाल दिया वहीं से फटना चालू हो जाएगा। सेम केस ब्रिक के साथ होता है। इफ एनी एयर वर्ड लेफ्ट ड्यूरिंग द ड्राइंग और ड्यूरिंग द मोल्डिंग, तो वो चीज बाद में वहां पे लो बम्प रह जाती है और वहां से वो सरफेस इरोड होना चालू हो जाती है। उसी को बोलते हैं लेमिनेशन। थिन लेमिना, बिल्कुल थिन 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 सरफेस ब्रिक की निकल के बाहर आने लगेगी, दैट इज नोन एज लेमिनेशन। और अगर यही डिफेक्ट सीवर में लगी हुई ब्रिक के साथ आए, द सेम डिफेक्ट कम्स with the brick in applied in sewer due to application of H2S gas, H2S गैस के एप्लीकेशन की वजह से अगर ऐसा होता है तो उसको हम बोलते हैं क्या? ब्लिस्टर। तो रिमूवल ऑफ थिन लेमिना लेयर, रिमूवल ऑफ थिन लेमिना लेयर अंडर इरोजन, अंडर इफेक्ट ऑफ इरोजन, अंडर इफेक्ट ऑफ इरोजन, if entrapted air void left, air voids left, if entrapted air voids left during drying is lamination, is lamination. If same effect is occurring, if same effect occurs in brick applied in sewer or applied in sewer, applied in sewer under erosion effect of sulfur, क्योंकि सीवर में गैस निकलती सल्फर, अंडर इरोजन इफेक्ट ऑफ सल्फर गैस, सल्फर गैस इज ब्लिस्टर। सेम है, दोनों चीजें सेम है, बोथ थिंग्स आर व्हाट? सेम। क्लियर है सारी बातें? All the points are clear or not? अब आप जब ब्रिक के क्वेश्चन करोगे ना तो आपको 30% क्वेश्चन से इतने से टॉपिक में मिल जाएंगे, 30% क्वेश्चन से इतने से टॉपिक्स में से, इतने से टॉपिक्स में से। चलिए अब बात करते हैं कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ ब्रिक, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट ऑफ ब्रिक। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट के लिए हम लोग 5 ब्रिक्स लेते हैं, सोक्ड इन वाटर, सोक इन वाटर, सोक इन वाटर फॉर 24 आवर्स। पहले मैं लिख देता हूं, मतलब आप भी लिख सकते हैं साथ साथ में, फिर मैं पूरा एक्सप्लेन करता हूं। 24 आवर के लिए आपको 5 ब्रिक सोक करनी, अगले दिन उसको निकालना है, अगले दिन उसको निकालना है, निकालना है, निकालना है, निकालना है। नाउ पुट
1:3 मोटर इन फ्रॉग. फ्रॉग क्या होता है अभी बता दूंगा. इन फ्रॉग. नाउ पुट इन वाटर फॉर 3 days. इससे पहले एक प्रोसेस और है. कवर इट बाई वेट बैग, वेट गनी बैग, गनी बैग फॉर 24 hour and then now put in CTM. CTM at the loading rate of 7 Newton per m square per minute. ब्रैकेट में लिख देता हूँ 14 Newton per m square per minute. ओल्ड कोड के हिसाब से, ओल्ड कोड के हिसाब से. ओल्ड कोड के हिसाब से. फिर हमने लिखा मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 3.5 न्यूटन पर एम स्क्वायर फॉर गुड ब्रिक्स, फॉर गुड ब्रिक्स 10 न्यूटन पर एम स्क्वायर. हैवी ड्यूटी ब्रिक 35 न्यूटन पर एम स्क्वायर. Example, class 25, class 10. So 25 and 10 is compressive strength of brick in Newton per mm square. चलो, whatever is required I have already done. Sir, at what time class will start tomorrow and which subject? First of all, subject is running is the same. Building materials. This class will start by 11:30. Before it, what class is running? I don't know. The people will help you to understand. 5 और 6 समझा दीजिए प्लीज. 5 और 6 समझा दीजिए प्लीज. 5 और 6 क्या है? अरे यार, नदीम अब्बास, रोटी जल गई, रोटी पकी नहीं. रोटी अगर जल गई तो बिस्किट की तरह हो जाएगी, क्रंची हो जाएगी, काली काली दिखाई देगी, उसको बोलते हैं आर्च ब्रेक. नहीं पकी रोटी तो कच्ची रह जाएगी, कच्ची रह जाएगी, एकदम लाइट लाइट कलर दिखाई देगा, पकेगी नहीं तो पेल ब्रिक, उसको बोलते हैं पेल ब्रिक. फिर ये ब्लिस्टर, कल की फोटो अगर देखी होती तो ब्लिस्टर समझ में आ जाता. अब मैं बता देता हूँ आपको. चलो, ब्लिस्टर कल का फोटो ही देखा होता. मैं ना एक काम करता हूँ, आपको ब्लिस्टर दिखाई देता हूँ. This is something is पतली सी, यहाँ पे किसी ने पीछे दिखाया था, वो भी चल उंगली डाल दूं या फिर ऐसा पेन घुसा दूं या कोई तिकोनी चीज घुसा दूं तो ये सरफेस निकल के बाहर आ जाएगी ना, पील ऑफ हो जाएगी ना. तो यही चीज जब ब्रिक में हो जाती है तो उसको वहां का ब्लिस्टर बोलते हैं. कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट के लिए ध्यान से सुनिएगा, पूरी चीजें लिख दी है मैंने और बहुत ही सही तरीके से लिखी है. कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट के लिए हमको 5 ब्रिक चाहिए. 5 ब्रिक को आपको 24 घंटे पानी में डुबो के रखना है बिफोर स्टार्टिंग द टेस्ट. फिर उसको निकाला बाहर, हमने बाहर निकाला. उसका फ्रॉग जो पोर्शन होता है, फ्रॉग पोर्शन जो होता है, ये ब्रिक है. बीच में यहाँ पे आपको पता होगा गड्ढा होता है, इधर एक खड्डा होता है यहाँ पे, और यहाँ पे उस कंपनी का नाम लिखा होता है जहां से आप ब्रिक बनवा के लेके आए हो, जहां से आप ब्रिक बनवा के लेके आए हो. ठीक है, इस तरह से कंपनी का नाम लिखा होता है और इस कंपनी के नाम के आधार पे आपको पता चल जाता है कि कौन है क्या है. ठीक है, इस जगह पे हम लोग 1:3 का मोटर अप्लाई करेंगे. फिर इसको लपेट के रख देंगे वेट गनी बैग के साथ. अगले दिन फिर से निकाल के 3 दिन पानी में रखेंगे. फिर आप 3 दिन बाद निकालिए और लोडिंग रेट 7 न्यूटन पर एम स्क्वायर पर मिनट अप टू फेलियर तक आप इसको अप्लाई कर दीजिए. पहले यही वैल्यू पुराने कोड में 14 थी, इसलिए अगर अभी भी आपको ऑप्शन में 14 आता है तो करेक्ट कर दीजिएगा. अगर 7 नहीं है तो, अगर 7 है तो फिर 7 ही करेक्ट होगा. अब यहां से जो स्ट्रेंथ निकलती है, मिनिमम से मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ किसी भी ब्रिक की 3.5 हो सकती है. 3.5 से कम अगर हुई तो कोई ब्रिक किसी काम की नहीं है. एक अच्छी ब्रिक कौन सी है? विच इज अ गुड ब्रिक हु इज हैविंग द स्ट्रेंथ मोर देन इक्वल टू 10 न्यूटन पर एम स्क्वायर. और अगर आपकी ब्रिक की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 35 से ऊपर जा रही है फिर तो भैया आपने कुछ ज्यादा ही अच्छा बना लिया. दैट इज नोन एज हैवी ड्यूटी ब्रिक.
अब इसको शो कैसे करते हैं, जैसे कि आपको ओपीसी 33, 43, 53 बताया, वैसे ही क्लास 25 की ब्रिक है, क्लास 10 की ब्रिक है, तो ये जो 25 और 10 है ये सब क्या है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को शो करता है। वो ग्रेड जो पीछे लिखा है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को शो करता है। अब सबसे मेन बात यह है कि यार ये टेस्ट करने से पहले इसको पानी में क्यों डुबोया, टेस्ट करने से पहले पानी में क्यों डुबोया, टेस्ट करने से पहले पानी में इसलिए डुबोया क्योंकि ब्रिक बनी है क्ले से, ब्रिक इज प्रिपेयर्ड बाय क्ले। Before the test, why we are putting in the water? Because it is prepared by clay and clay contains heavy number of voids, बहुत ज्यादा infinite voids है उसके अंदर, तो they will suck the water from the mortar, तो मोटर आपका कभी स्ट्रेंथ ही गेन नहीं करेगा। इसीलिए हम पहले ही उसके voids को पानी से भर देते हैं, so that it will not absorb the water from mortar, so that ये ऐसा क्यों किया, so that brick will not absorb water from mortar। ये है कहानी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट की। दिस इज द स्टोरी ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट। हमने कितने दिन की क्यूरिंग की है, 4 दिन की क्यूरिंग की है, ये रहा 4 days ऑफ क्यूरिंग, 4 days ऑफ क्यूरिंग। इसको क्यूरिंग नहीं बोलेंगे क्योंकि यहाँ पे अभी सीमेंट नहीं लगा, सीमेंट की होती है क्यूरिंग, ठीक है। एक और चीज, हमने भीगी हुई ब्रिक को टेस्ट किया है, हमने गीली ब्रिक को टेस्ट किया है, हमने ब्रिक किया, हमने कंक्रीट भी जो भीगा हुआ था उसी को टेस्ट किया, हमने कंक्रीट का क्यूब निकाला, टॉवल से पोंछा, टेस्ट कर दिया, हमने सीमेंट का क्यूब निकाला, टॉवल से पोंछा, टेस्ट कर दिया, यहाँ पे भी आपने 3 दिन बाद पानी से निकाला, टेस्ट कर दिया। ये कोई भी चीज को भीगी हुई क्यों, हम इन दैट स्टेट वाई वी आर टेस्टिंग इट, सो दैट यू कैन गेट द स्ट्रेंथ इन द मोस्ट वीकेस्ट कंडीशन। भाई कोई चीज अंदर से भीगी हुई है, इसका मतलब उसकी सबसे कमजोर कंडीशन है, वो उसकी सबसे कमजोर कंडीशन है। पानी में ब्रिक डूबी हुई है तो कमजोर हो जाएगी, तो उस कमजोर कंडीशन में भी ये इतना स्ट्रेंथ दिखा रही है, तो सोचो जब वो सूख जाएगी तो कितना स्ट्रेंथ दिखाएगी। आई बात समझ में? बिस्किट जब आपका भीगा हुआ होता है चाय में डुबो के, जब आप खाते हो उसको, तो वो उसकी सबसे कमजोर कंडीशन, क्योंकि देखो आप बिस्किट ऐसे सूखा खाओगे टक आवाज आएगी क्योंकि ब्रिटल है, आप थोड़ा पानी में भिगोगे आवाज बंद हो जाएगी, सॉफ्टनेस आ जाएगी, ज्यादा देर भिगो दिया वहीं गिर जाएगा। तो हमने एक नॉर्मल कंडीशन ली, एक बार डिप किया और फिर टक किया, ये इसकी वो स्ट्रेंथ है जो अपने को चाहिए, जो अपने को चाहिए। तो भीगी हुई कंडीशन में सिर्फ इन द सोक्ड कंडीशन व्हाई वी आर चेकिंग दिस, सो दैट वी कैन गेट द मोस्ट वीकेस्ट कंडीशन। अब वो कंडीशन बहुत ही कम टाइम बाहर आती है, जैसे जब बहुत ही भयंकर बारिश हो जाए, पूरी बिल्डिंग ही भीगी हुई है, तब जाके वो कंडीशन आती है। अब आप ये सोचो, यही अगर मैंने इंस्टेड ऑफ दैट इफ आई यूज अ ड्राई ब्रिक फॉर द टेस्टिंग, अगर मैं सूखी ब्रिक को टेस्ट पे लगा दूं और कल को वो भीग गई, तो मैंने तो बोल दिया अपनी कंप्रेशन 15 है, जबकि जैसी भीगेगी वो कंप्रेशन 10 आ जाएगी उसकी, तो पूरी बिल्डिंग नीचे आ जाएगी ना। हम अगर 10 बोल दें कि भाई कंप्रेशन 10 ही है, तो आपका सारा डिजाइन उसके हिसाब से होगा, जबकि वो सूखने पे उल्टा 15 दिखाएगी, तो उल्टा आपके पास क्या है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी। इसलिए हमेशा एसएसडी कंडीशन, सरफेस सैचुरेटेड ड्राई कंडीशन में ही टेस्ट किया जाता है। क्लियर है? So in the initially we have taken 5 bricks, we have soaked the bricks in water so that it will not soak the water from our mortar.
over the brick so that this mortar can get strengthened with this water. Now after 24 hours we will put the entire brick in the curing tank for the curing purpose so that this mortar can get strength. After that we will do the test in CTM in the SSD condition, because whatever the soaked brick we are testing directly, we are not making it dry, because soaked condition is the most weakest condition. In that weakest condition, how much strength you are providing, that is a very good sign for me. But if I let us say give you the dry condition, if I give you the strength in dry condition, and in practical time whenever raining is occurring, the brick is getting absorbed the water, it means it is becoming weak in the practical region. So we are finding the strength in the most weakest condition possible. Minimum strength is 3.5, for good brick it is 10, for heavy brick it is more than 35. If somebody will give you, we are having class 30 brick, class 20 brick, class 15 brick, so that number is showing you the compressive strength of the brick. Water, 5 hour boiling water और 24 आवर, ठीक है। अब आता है वाटर एब्जॉर्प्शन। सेकंड इज वाटर एब्जॉर्प्शन, बहुत ही भयानक है ये वाटर एब्जॉर्प्शन। ये टेस्ट दो तरीके से किया जा सकता है, इन टू मेथड्स यू कैन डू इट। 5 आवर इन बॉइलिंग वाटर, 5 आवर बॉइलिंग वाटर और 24 आवर इन नॉर्मल वाटर, 24 आवर इन नॉर्मल वाटर, in normal water. So this is what you have done in the beginning here. ये जो आपने कर रखा है यहाँ पे, 5 आपने 24 घंटे डुबो दिया, यही आप 5 घंटे डुबोगे क्योंकि boiling water है, because it's a boiling water, temperature is high, rate of reaction will be high, it will be reached very soon in all the pores of the brick, all the pores of the brick. So what is the water content? Water content is W1 minus W2 divided by W1. W1, what is this W1? W1 is weight of dry brick. शुरुआत में ड्राई ब्रिक का वेट कितना था? W2 वेट ऑफ ब्रिक आफ्टर एब्जॉर्बिंग वाटर, आफ्टर एब्जॉर्बिंग वाटर। बस हो गया भाई, पहले मान लो 3 किलो था, अभी 3.5 किलो हो गया, सॉरी उल्टा लिख दिया, फिर W2 माइनस W1, 3.5 किलो हो गया है। पहले 3 किलो था, अभी 3.5 किलो हो गया, डिवाइड बाय 3, तो कितना आपने पानी अब्सॉर्ब किया? आपने आधा किलो पानी अब्सॉर्ब किया 3 किलो के सामने, तो वो आपका वाटर एब्जॉर्प्शन आ जाता है। वो आपका क्या आ जाता है? वाटर एब्जॉर्प्शन आ जाता है। अब वाटर एब्जॉर्प्शन कितना होना चाहिए, ध्यान से सुनिएगा। वाटर एब्जॉर्प्शन शुड नॉट बी मोर देन 15% इफ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इज मोर देन इक्वल टू 12.5 न्यूटन पर एम स्क्वायर। शुड नॉट बी मोर देन 20% if compressive strength is lesser than 12.5 Newton per mm square, and should not be more than 5% for heavy duty brick. For heavy duty brick, बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी है हमने, बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी है। आप कभी भी डायरेक्ट ये मत याद करना, नेवर रिमेंबर इन दिस वे दैट वाटर कंटेंट फॉर अ ब्रिक शुड नॉट बी मोर देन 15% और शुड नॉट बी मोर देन 20%. इट इज वैलिड, it should not be more than 15%. It is valid if compressive strength of brick is 12.5 mm Newton per mm square. It means, let us say if you are having a brick of class 10, can you tell me what is the water absorption for this? Can you tell me what is the water absorption for this? The water absorption for this will not be 20%. And if I ask you what is the water absorption for class 15, then your answer will be should not be more than 15%. If I ask you what is the water absorption for class 40, it should not be more than what? 5%, because it is in the category of heavy duty brick. It is in the category of more than 12.5 mm. It is in the category of less than 12.5 mm. So you are having the different scenario for the water content or I can say water absorption capacity.
वाटर एब्जॉर्प्शन हो गया। दो टेस्ट हो गए वाटर एब्जॉर्प्शन। चेक द नेक्स्ट टेस्ट, वो है वार्पेज टेस्ट। वार्पेज टेस्ट, वार्पेज टेस्ट के लिए आपको एक ग्लास प्लेट लेनी पड़ती है। यह आपका ग्लास प्लेट है। अगर आपके पास में कॉनकेव वार्पेज है, अगर आपके पास में कॉनकेव वार्पेज है, मतलब कि आपकी ब्रिक में कॉनकेव मतलब क्या, ये शेप होता है, ये शेप। तो अगर आपके पास में ये वाली वार्पेज है इस तरह से, मैंने बहुत एक्सिस बना के दिखा दिया, इतनी होती नहीं, तो आपको ऐसा टेस्ट करना है। और जो डिप्रेशन आएगी इसकी, यहां से जो डिप्रेशन आएगी वही क्या कहलाती है, वार्पेज कहलाती है। दिस इज ओनली व्हाट, वार्पेज। अभी यही अगर आपके पास में कॉनकेव वार्पेज है, यही अगर आपके पास में कॉनकेव वार्पेज है, यही आपके पास में अगर कॉनकेव वार्पेज है, इसको बोल कॉन्वेक्स, सॉरी कॉन्वेक्स वार्पेज है, तो वही ग्लास प्लेट लेनी है, वही ग्लास प्लेट लेनी है और ब्रिक को आपको ऐसा उल्टा करके रख देना है। ब्रिक को उल्टा करके रख देना, जहां से वो कॉन्वेक्स होती है वहीं से, फ्रॉम वेयर इट इज कॉन्वेक्स, वहीं से। तो ये लीजिए, इस तरह से ब्रिक रख दिया आपने। अब देखिए ये क्या है, ये जो राइज है इसका, ये आपका वार्पेज है। किसी भी केस में, दोनों ही केस में इसकी वैल्यू 2.5 mm से ज्यादा नहीं आनी चाहिए, फॉर बोथ ऑफ द केसेस, फॉर बोथ ऑफ द केसेस। इसको वार्पेज बोलते हैं। दैट इज नोन एज व्हाट, वार्पेज टेस्ट। क्लियर हुआ? वार्पेज टेस्ट हो गया। अब आता है एफ्लोरोसेंस टेस्ट। एफ्लोरोसेंस टेस्ट, एफ्लोरोसेंस का मतलब क्या होता है, व्हाइट पैचेस बन जाना। अगर व्हाइट पैचेस पूरी सरफेस पे 0% है, अगर व्हाइट पैचेस सरफेस अफेक्टेड, सरफेस अफेक्टेड अगर 0% है तो उसको नील एफ्लोरोसेंस बोलते हैं। 0 से 10% है तो उसको स्लाइट एफ्लोरोसेंस बोलते हैं। अगर 10 से 50% है तो उसको मॉडरेट एफ्लोरोसेंस बोलते हैं। अगर मोर देन 50% है तो उसको हैवी एफ्लोरोसेंस बोलते हैं। और अगर मैक्सिमम सरफेस अफेक्टेड है, मैक्सिमम सरफेस अफेक्टेड है तो उसको सीरियस एफ्लोरोसेंस बोलते हैं, उसको सीरियस एफ्लोरोसेंस बोलते हैं। अब ये टेस्ट कैसे करते हैं, हाउ टू टेस्ट दिस, ध्यान से देखिएगा। हमने एक कटोरा लिया, उसके अंदर पानी भरा, वी हैव एडेड सम वाटर ओवर हियर,
और हमने उसके ऊपर अंदर डाल दी क्या, ब्रिक, ये ब्रिक डाल दी हमने, दिस इज अ ब्रिक। और कितनी ब्रिक डाली है, कितना डुबो के रखा है ब्रिक को, ओनली 25 mm, ओनली 25 mm ब्रिक को डुबो के रखा है। कब तक डुबो के रखना है, अप टू व्हाट टाइम यू हैव टू सबमर्ज दिस ब्रिक इन द वाटर, अप टू व्हाट टाइम यू हैव टू सबमर्ज दिस ब्रिक इन द वाटर, टिल दैट एंटायर वाटर विल बी एब्सॉर्ब्ड, जब तक कि सारा पानी एब्सॉर्ब नहीं हो जाता। अभी क्या है, नाउ ब्रिंग आउट द ब्रिक, ब्रिंग आउट द ब्रिक, इसमें ऑल द वाटर इज ऑलरेडी एब्सॉर्ब्ड, ये पूरा वाटर इसने एब्सॉर्ब कर लिया है, वाटर एब्सॉर्ब कर लिया है। नाउ अलाउ व्हाट, इवापोरेशन, अलाउ व्हाट, इवापोरेशन, नाउ अलाउ evaporation. Once you allow evaporation, once you allow evaporation, you will find the white patches, you will find the white patches, you will find the white patches. So this is the white patches over here, so these are the white patches over here, so these are what, efflorescence. This story we have already seen, that the salt of alkali, when they are in dissolved form, no problem, when they are in dissolved form, अभी तक तो पानी के साथ dissolved थे, no problem, but once the water will evaporate, आपके शर्ट पे काला दाग आ जाएगा, white दाग आ जाएगा, at your shirt the white patches will come. Problem clear है? Clear for everybody? हैवी ड्यूटी ब्रिक की कोई रेंज लिखा तो दी, 5% ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अभी मिस्टर अब्बास ने पूछा था कि ये घर पे कैसे टेस्ट करते हैं ब्रिक, आओ घर पे टेस्ट करवाते हैं। वार्पेस टेस्ट नहीं समझ में आया, मिस्टर अब्बास आपको सबसे जो आसान चीज होती है वो ही नहीं समझ में आती, पता नहीं क्यों। भाई ये ग्लास प्लेट है, अगर ब्रिक पे कॉन्वेक्स वार्पेज है, इस तरह का वार्पेज है, ब्रिक ऊपर से ऐसे अगर मुड़ी हुई है तो ब्रिक को ले जाकर रख दो, देख लो कितना डिप्रेशन आ रहा है। और अगर कॉनकेव वार्पेज है, मतलब इस तरह का वार्पेज है, तो ब्रिक को उल्टा रखो वहां पे, मतलब कॉनकेव वाला पोर्शन रखो और देखो कितना राइज आ रहा है। दोनों ही चीज 2.5 mm से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। चलो समझाते हैं, ये ब्रिक है, ठीक है, ये ब्रिक है, अगर इसमें ऐसा वार्पेज है, इस तरह से घुमा हुआ है, तो इसको ले जाके ऐसे रख दो, इस तरह से रख दो और देख लो कितनी डिप्रेशन आ रही है, देख लो कितनी डिप्रेशन आ रही है। और अगर ऐसे घूमी हुई है तो इसको उल्टी रख दो यहाँ पे ऐसे, इस तरह से, और देख लो कितना कितना यहाँ से रेज आ रहा है, यहाँ से रेड लाइन से कितना ऊपर आ रहा है। अब ठीक है,